गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग तृतीय प्राणी शास्त्र की कक्षा का मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे स्वागत करता हूँ। बच्चों, हैबिटेट इकोलॉजी में आपने मेराइन और फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में पढ़ा है। आज हम एस्चुराइन हैबिटेट या बेला संगम आवास के बारे में पढ़ेंगे। एस्चुरी या बेला संगम उन स्थानों को कहते हैं जहाँ एक नदी समुद्र से मिलती है। एस्चुरी इस तरह से एक ऐसा वाटर बॉडी है जो कुछ ओर से स्थल से घिरा हुआ होता है और यहाँ पर समुद्र का खारा पानी नदी के स्वच्छ जल से या मीठे जल से मिलता है। ऐसे क्षेत्रों में जल का संगठन निरंतर परिवर्तित होता रहता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एस्चुरी की अपर लिमिट होती है, अर्थात जहाँ से नदी प्रवेश कर रही है समुद्र में, फ्रेश वाटर वाला साइड, नदी वाला भाग, उसको एस्चुरी का हेड कहते हैं। और जहाँ ये जा कर के समुद्र में मिल जाता है, अर्थात समुद्री पानी वाला भाग, खारे पानी वाला भाग, इस खारे पानी वाले भाग को माउथ कहते हैं। तो हेड और माउथ के बीच में पानी का खारापन अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित होता है और तदनुसार ही इस हेड से माउथ के बीच में अलग अलग क्षेत्र बन जाते हैं, जिनमें साल्ट की मात्रा अलग अलग होती है, प्रकाश की भेदन क्षमता अलग अलग होती है, नीचे का सबस्ट्रेटम आधार अर्थात भूमि भी अलग अलग होती है और तदनुसार ही जीव जंतु भी भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एस्चुअरी भले छोटा सा क्षेत्र होता हो, एरिया छोटा होता है, लेकिन उस छोटे से क्षेत्र में कई प्रकार के जीव समुदाय और कई प्रकार की वातावरणीय परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। एस्चुरी के प्रकार अगर देखें, सबसे पहले कई तरह से एस्चुरीज को क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ हम इस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं एस्चुरी का कि उनका निर्माण कैसे हुआ है। तो निर्माण के आधार पर कुल 4 प्रकार के बेला संगम आवास या एस्चुरी पाई जाती है। सबसे पहला कोस्टल प्लेन एस्चुरी या इसको ड्रोन्ड रिवर वैली कहते हैं। ड्रोन्ड रिवर वैली टाइप की एस्चुरीज ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। जब ग्लेशियर पिघलता है तो वहाँ समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और जल स्तर बढ़ जाने से ही ये एस्चुरी बनती है। गोवा में मंडोवी और जुआरी एस्चुरी इसी तरह का उदाहरण है। थेम्स रिवर इंग्लैंड में, हडसन रिवर न्यूयॉर्क में, गंगा भारत में, ये सभी इसी प्रकार की एस्चुरीज का निर्माण करते हैं। दूसरे प्रकार की एस्चुरी को बार बिल्ट एस्चुरी कहते हैं। ये ऐसी परिस्थितियों में बनता है जब जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है उसके आगे बैरियर आइलैंड्स बन जाते हैं। रेत या अन्य पदार्थों के इकट्ठा हो जाने से
एक बैरियर बन जाता है। समुद्र का जल वहाँ से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। और इस बैरियर और स्थल के बीच के स्थान को लगून कहते हैं। तो ये बार बिल्ट एस्चुरीज हैं। इनको रेस्ट्रिक्टेड माउथ एस्चुरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एस्चुराइन वाटर है समुद्री जल से एक बैरियर के द्वारा या आइलैंड के द्वारा अलग कर दिया जाता है। उदाहरण देखेंगे, तमिलनाडु में वेलार एस्चुरी है, चिलिका लेक एस्चुरी है, अमेरिका में टेक्सास और फ्लोरिडा की एस्चुरीज हैं। तो ये इसके उदाहरण हैं। तीसरी है टेक्टोनिक एस्चुरीज। ये भूगर्भीय विचलन के कारण बनते हैं। भूकंप या अन्य भूगर्भीय गतिविधियों के कारण अगर पृथ्वी का कुछ भाग धंस जाता है, नीचे धंस जाता है, तो वहाँ पर एक डिप्रेशन या गड्ढा बन जाता है। अब अगर ये डिप्रेशन या गड्ढा समुद्री स्तर से नीचे हुआ तो समुद्र का पानी वहाँ तेजी से भरना शुरू हो जाता है और स्थल से नदियाँ अपना पानी वहाँ छोड़ती हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर नदी और समुद्र का पानी एक दूसरे से मिलने लगता है। इस प्रकार की एस्चुरी भारत में नहीं पाई जाती है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी इसी प्रकार की एस्चुरी है। चौथे प्रकार की एस्चुरी को फियॉर्ड्स कहते हैं। इसका उच्चारण देख लें, फियॉर्ड्स। ये ऐसे स्थान पर होते हैं जो पहले कभी ग्लेशियर से ढकी हुई जगहें थीं। जब ग्लेशियर पीछे खिसकता है तो उन स्थानों पर जहाँ से ग्लेशियर पीछे खिसकता है, उन स्थानों को भरने के लिए समुद्र का जल तेजी से वहाँ भरता है, पहुँचता है, और इस तरह से एक एस्चुरी का निर्माण हो जाता है। तो जो फियॉर्ड्स हैं, यहाँ पर फ्रेश वाटर अधिक मात्रा में पहुँचता है, समुद्री समुद्री जल अपेक्षाकृत कम पहुँचता है। इसके उदाहरण हैं अलास्का और जॉर्जिया बेसिन। भारत में ये नहीं पाए जाते हैं। एस्चुराइन इकोसिस्टम के प्रमुख लक्षण क्या हो सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहली बात लवणता, सैलिनिटी की बात है। यहाँ सैलिनिटी बदलती रहती है, लवणता बदलती रहती है, क्योंकि दो तरह का जल, एक तो मीठा पानी और दूसरा खारा पानी, दोनों मिलते हैं। अब दोनों के अनुपात, कितना मीठा और कितना खारा पानी मिल रहा है, इसी अनुपात के आधार पर वहाँ लवणता निर्धारित होती है और ये परिवर्तित होती रहती है। दूसरी बात, जो टाइड्स होते हैं, जो ज्वार की लहरें आती हैं, ये लहरें भी यहाँ के लवणता को, सैलिनिटी को प्रभावित करती हैं। अगर हाई टाइड्स अर्थात बड़े ज्वार आ गए हैं, बड़ी लहरें आई हैं, तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, और अगर कम लहरें हैं, लो टाइड्स हैं, तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। हैवी रेन्स के समय भी सैलिनिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ सैलिनिटी परिवर्तित होती रहती है। पानी का प्रवाह दूसरा लक्षण है। पानी का प्रवाह भी बदलता रहता है। अगर हाई टाइड्स आ रही हैं तो वो समुद्री जल को मीठे जल से ठीक से मिला देती हैं, किंतु अगर लो टाइड्स हैं तो दोनों प्रकार का जल उचित तरीके से मिल नहीं पाता है। पानी के अनेक स्तर या स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है, अर्थात ऊपर खारा पानी और नीचे मीठा पानी, या ऊपर मीठा पानी और नीचे खारा पानी, इस तरह की परतें बन जाती हैं, अनेक लेयर्स बन जाती हैं अगर लो टाइड्स का वहाँ पर प्रभाव रहा।
जबकि हाई टाइड्स के प्रभाव में दोनों प्रकार का जल अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है। तापमान की अगर बात करें तो नीचे से ऊपर तक, बॉटम से सरफेस तक या सरफेस से बॉटम तक तापमान के अलग अलग स्तर पाए जाते हैं। परिवर्तनीय है तापमान भी। टर्बिडिटी अर्थात पानी का गंधलापन। नदी जो कि समूह वहाँ से बहती हुई ऊपर से आती है, वो अपने साथ विभिन्न प्रकार के सिल्ट या मिट्टी के कण आदि बहाती हुई लाती है, और जिसके कारण एस्चुरी का पानी टर्बिड हो जाता है, गंदला हो जाता है। ये टर्बिडिटी प्रकाश की भेदन क्षमता को और ऑक्सीजन की घुलनशीलता को प्रभावित करता है। पोषक तत्वों की बात करें तो एस्चुरी के जल में पोषक तत्वों की अधिकता होती है, बहुलता होती है, क्योंकि नदियाँ बहुत से पोषक तत्वों को अपने साथ पानी के साथ ले आती हैं, और इस तरह से जो एस्चुराइन या बेला संगम आवास है, यहाँ पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहती है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो तापमान या पानी का गंधलापन, इसके आधार पर ऑक्सीजन की मात्रा प्रभावित होती है। घुले हुए साल्ट की मात्रा भी ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करती है। तो ये तो कुछ लक्षण की हमने बात की। अब एस्चुरी में बायोटा अर्थात जीव समुदाय किस प्रकार का होता है, इसकी बात करेंगे। क्योंकि लगातार परिवर्तनशील वहाँ का वातावरण होता है, इसलिए एस्चुरी में कुछ बहुत ही विशिष्ट प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं और पाए जाते हैं। एस्चुरी को समुद्र की नर्सरी कहा जाता है। समुद्र की नर्सरी इसलिए कहा जाता है कि अनेक प्रकार के जीव एस्चुरी में आकर के ही प्रजनन करते हैं। उनकी लार्वा अवस्थाएं एस्चुरी में बीतती हैं, वयस्क होने पर वो समुद्र में या नदी में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्री पानी में खारापन अधिक होता है। वहाँ रहने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन की व्यवस्थाएं, शरीर में मैकेनिज्म नहीं अगर विकसित हैं तो वहाँ रहना कठिन हो सकता है, और इसलिए जो लार्वा अवस्थाएं होती हैं जो समुद्री या नदी के जीवन के लिए उचित तरीके से अनुकूलित नहीं हैं, वो लार्वा अवस्थाएं एस्चुरी के जल में पनपती हैं। तो बहुत से जंतु प्रजनन के लिए एस्चुरी में पहुंचते हैं, वहाँ प्रजनन करते हैं, लार्वा का वहाँ छोड़ देते हैं। लार्वा का प्रारंभिक विकास बेला संगम या एस्चुरी में हो जाता है। उसके बाद वो लार्वा वयस्क होने पर अपने प्राकृतिक आवास समुद्र या नदी की तरफ जाता है। इसीलिए बेला संगम को समुद्र की नर्सरी कहते हैं। बेला संगम में पाए जाने वाले पौधे फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। डायटम्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी, वॉलवॉक्स, क्लोरेला, ये सभी प्रकार के एल्गी पाए जाते हैं। क्योंकि जहाँ दलदली स्थान भी होता है बेला संगम के आसपास, और ये दलदली स्थान खारे पानी का स्थान होता है, तो यहाँ पर जो खारे पानी के या साल्ट के लिए सहनशील पौधे हैं, अनुकूलित पौधे हैं, वही उगते हैं। जैसे कॉर्ड ग्रास हो गया या मैंग्रोव के पौधे हो गए, ये खारे जल में उग जाते हैं। जंतुओं की बात करें तो कुछ तो स्ट्रैगलर एनिमल कहलाते हैं, जो आसपास के क्षेत्रों से वहाँ पहुँच जाते हैं, घूमते हुए पहुँच जाते हैं, जैसे केकड़े। कुछ माइग्रेंट्स होते हैं जो वहाँ प्रजनन के लिए आते हैं और प्रजनन करके वहाँ से चले जाते हैं, जैसे हिल्सा मछली है, हार्पोडॉन, इसको बॉम्बे डक कहते हैं, ये भी मछली है, सैल्मन, ईल, ये सभी वहाँ प्रजनन के लिए आते हैं। पेट्रोमाइजॉन, ये भी आते हैं वहाँ पर प्रजनन के लिए। और तीसरे प्रकार के जीव वास्तविक एस्चुरी में पाए जाने वाले जीव हैं, जैसे निरीज,
क्रैब्स या मोलस्का के ऑयस्टर्स, विभिन्न प्रकार के सांप और बहुत सी भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ। ये सभी यहाँ का जीव समुदाय है। एस्चुरी की इकोनॉमी की अगर बात करें तो जितने भी प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं उनमें सबसे अधिक उत्पादन क्षमता एस्चुरी में होती है। दुनिया का बहुत कम हिस्सा एस्चुरी के रूप में पाया जाता है। अगर भौगोलिक क्षेत्रीय अनुपात में करें तो बहुत कम क्षेत्र एस्चुरी है, लेकिन यहाँ उत्पादकता बहुत अधिक होती है और ये विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एस्चुरी हमारे स्वास्थ्य को तथा अन्य जीव जंतुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वायु की शुद्धता, जल की शुद्धता बनाए रखने के लिए एस्चुरी का योगदान होता है। बाढ़ आदि की परिस्थितियों में पानी को बफर के रूप में अवशोषित करना, टाइड्स और स्टॉर्म से स्थल को बचाना, ये एस्चुरी करती हैं। जो टाइड्स आती हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, इन सब के प्रभाव को एस्चुरीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वही इनके प्रभाव को फेस करते हैं और स्थलीय भागों तक इसके प्रभाव को बहुत कम पहुंचने देते हैं। विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के लिए आवास का भी करती हैं एस्चुरीज। विभिन्न प्रकार की मछलियों के उत्पादन के लिए एस्चुरीज बहुत अच्छे स्थान हैं और मनोरंजन के लिए, देशाटन के लिए, टूरिज्म के लिए भी एस्चुरीज बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से एस्चुरीज का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं? एस्चुरीज बहुत ही संवेदनशील स्थल हैं। थोड़े बहुत परिवर्तन से भी वहाँ के जीव जगत पर अंतर पड़ जाता है। अगर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो भी वो एस्चुरी को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। जैसा अभी बता रहे थे कि फ्लड्स हो गया, हाई टाइड्स हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, तूफान हो गए, तो ये सभी एस्चुराइन इकोसिस्टम को, बेला संगम आवास के पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से मानवीय गतिविधियां भी एस्चुरी को प्रभावित करती हैं और इन सब के कारण एस्चुरी के जीव समुदाय को प्रभावित होना पड़ता है, उन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी गतिविधियों से एस्चुरी को किसी तरह की हानि न होने दे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इकोसिस्टम हैं। धन्यवाद बच्चों।